हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए जी, तो नया टॉपिक है इसके बाद का, जो कि बात करेगा डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी ऑन नोट्स या फिर बिल्स या फिर चेक्स। तो किसी भी टाइप का हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, उसकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होने के लिए क्या होना जरूरी है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि कोई सा भी हमारा इंस्ट्रूमेंट हो, जो उसका प्राइमरी जो मकसद है, प्राइमरी जो उसका फोकस होता है, वो यही होता है कि पेमेंट हो जानी चाहिए। जो मेन इंटेंशन है किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो यही रहता है कि पेमेंट एट द एंड कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिसको पेमेंट करनी है वो पेमेंट कर दे, और जिसको पेमेंट रिसीव होनी है उसको पेमेंट रिसीव हो जाए। तब जाके हम कहते हैं कि लाइबिलिटी हमारी डिस्चार्ज हो गई सभी पार्टीज की अमंग्स दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो नोट्स की बात हो, चाहे वो बिल्स की बात हो, चाहे वो चेक्स की बात हो। तो इसी मुद्दे के ऊपर बात चलेगी। यहाँ पे रेलेवेंट कई सारे सेक्शंस हैं यहाँ पे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसको हम छोटे छोटे पार्ट में कवर नहीं कर सकते। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होगे, चैप्टर नंबर 7 होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, जिसके अंदर सेक्शन 82 से लेकर सेक्शन नंबर 90 तक की बातें होंगी। तो ये सारे सेक्शंस आपस में कोरिलेटेड हैं, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर है। तो इसलिए इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि सेक्शन वाइज ब्रेक करते, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंथी कंटेंट रहेगा, बट मजा आएगा। और ओवरऑल एक साथ आप कह सकते हो कि ये जो आपके सेक्शंस हैं पूरे के पूरे, वो एक साथ कवर अप हो जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर पूरी डिस्चार्ज की बात करेंगे, सारे सेक्शंस की बात करेंगे। प्राइमरी चीज आपको सेक्शन नंबर 82 बताता है, लेकिन उसके अलावा कई सारी मिसलेनियस बातें हैं जो और सेक्शनों में आती हैं। 82 जो सेक्शन है वो अपने आप में 3 पार्ट में कैटेगराइज है, जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है ना। ये तो कुल हो गई सेक्शन की थोड़ी बहुत बातें। अब मोटा मोटा पहले समझते हैं कि डिस्चार्ज का बेसिकली मतलब क्या है। तो क्या कहा जाता है कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टीज हैं, जो कि लाइबल है उस इंस्ट्रूमेंट के तहत, वो कब डिस्चार्ज मानी जाएंगी, वो तब डिस्चार्ज मानी जाएंगी जब उनकी लाइबिलिटी खत्म हो जाए। अब लाइबिलिटी खत्म होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो उनको पेमेंट करनी थी वो पेमेंट कंप्लीट कर दे, तो माना जाएगा कि वो डिस्चार्ज हो गए। इसी चीज के ऊपर कुछ बातें लिखी हैं, एक बार देखते हैं फटाफट से। कह रहा है, वेन अ पार्टी हु इज लाइबल ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सीजेस टू बी लाइबल, जो लाइबल था वो अब लाइबल नहीं रहा, ही सेड टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी। जो पहले लाइबल था इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट, वो अब लाइबल नहीं है, तो माना जाएगा कि वो लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टी टू एन इंस्ट्रूमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, व्हेन ओनली सम of the parties to an instrument are discharged from liability but other continues to be liable thereon, it is only discharge of some of the parties from liability। ठीक है ना। तो पूरा पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाना और उसमें से किसी पार्टीज की लाइबिलिटी का डिस्चार्ज हो जाना, दोनों में फर्क है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तब डिस्चार्ज होगा जब जितनी भी पार्टीज है, सारी की सारी पार्टीज की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। बट अगर उनमें से किसी पार्ट, मतलब कोई उसका पार्ट है, 2-4 पार्टीज हैं जो कि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पूरी पार्टीज में से 2-4 गिनती की पार्टीज हैं, उनकी पर्टिकुलर लाइबिलिटी अगर डिस्चार्ज होती है तो हम उसको कहते हैं कि उनकी पर्सनल लाइबिलिटी डिस्चार्ज हुई अगेंस्ट द इंस्ट्रूमेंट, ना कि पूरा का पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हुआ है। तो पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तब डिस्चार्ज माना जाएगा जब सभी पार्टीज की, जितनी भी पार्टीज जुड़ी हुई हैं उस इंस्ट्रूमेंट से, उन सभी की जब लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है, तब जब आपके हम कहते हैं कि पूरा का पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिस्चार्ज हो गया। When the rights against all the parties on an instrument come to an end, the instrument is discharged। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कह लो कि लाइबिलिटी खत्म हो गई तो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो गया, और अगर राइट्स खत्म हो गए पार्टीज के तो भी, क्योंकि अगर किसी के राइट्स खत्म हो गए तो उसका अपोजिट इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि किसी ना किसी की लाइबिलिटी खत्म हो रही होगी। या ऐसे कहते हैं कि जब किसी की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है तो इसका अपोजिट इंपैक्ट क्या होता है कि किसी के राइट्स खत्म हो जाते हैं। तो ये दोनों दोनों वाइस वर्सा है अपने आप में। आगे देखते हैं। After the instrument is discharged, no person, even the holder in due course, can claim the amount of instrument from any party thereto। obvious सी बात है, एक बार हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट अगर डिस्चार्ज हो गया तो चाहे वो होल्डर इन ड्यू कोर्स क्यों ना हो, वो भी कोई अमाउंट किसी पार्टी से क्लेम नहीं कर सकता। Thus, when a maker of a promissory note या फिर acceptor of a bill is discharged, all the other parties liable to the instrument are automatically discharged, and in that case the instrument itself is deemed to be discharged। ठीक है ना। अगर हम कहते हैं कि प्रोमिसरी नोट का जो मेकर है वो डिस्चार्ज हो गया, या फिर अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का जो हमारा एक्सेप्टर है वो डिस्चार्ज हो गया, तो कहीं ना कहीं अगर ये दो व्यक्ति डिस्चार्ज हो गए तो माना जाता है कि सारे अदर पार्टीज जो भी लाइबल थे उस इंस्ट्रूमेंट के लिए, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएंगे। और एक बार जब हमारी सारे पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगे तो माना जाएगा कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वही पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये बेसिक सी बात यहाँ पे समझ में आती है। फिर हमने देख लिया ये चीज कि चैप्टर नंबर 7 है जो कि बात करता है डिस्चार्ज के ऊपर, जो कि सेक्शन नंबर 82 से लेकर 90 तक चलेगा।
और वो पूरी की पूरी डिस्चार्ज ऑफ द पार्टीज ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पूरी चर्चा यहां पे करके चलता है। अब प्राइमरली तीन चीजें यहां पे दिखती हैं आपको कि किस तरीके से डिस्चार्ज होता है। तो मोड्स ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो तीन चीज यहां पे पिक्चराइज की गई है। क्या क्या है? पहला आता है कैंसिलेशन, दूसरा आता है रिलीज, तीसरा आता है पेमेंट। अब ये तीनों चीजें जो है ये सेक्शन नंबर 82 कवर करता है। जो आपका फर्स्ट सेक्शन है ये सेक्शन नंबर 82 जो है ये कवर करता है इन तीनों चीजों को। सबसे पहला 82 का जो पहला पार्ट है वो बात करता है कैंसिलेशन की, दूसरा पार्ट बात करता है रिलीज की, तीसरा बात करता है पेमेंट की। अब इन तीनों को अपने को वन बाय वन देखना है इन डेप्थ में जाके कि क्या मतलब है कैंसिलेशन का, क्या मतलब है रिलीज का और क्या मतलब है पेमेंट का। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है जो डिस्चार्ज कर सकते हैं, ये तीन जो है ये वैरायटीज हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मोड्स होते हैं, बहुत से ऐसे जरिए हैं जिसके थ्रू जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो एज पर सेक्शन नंबर 82 द मेकर, एक्सेप्टर और एंडोर्सर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी देयर ऑन। एज पर सेक्शन 82 कह रहा है कि 82 के अकॉर्डिंग जो ये पार्टीज है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के डिस्चार्ज हो सकती है कैसे? बाय वे ऑफ कैंसिलेशन, रिलीज या फिर पेमेंट। फर्दर there are other modes of discharge of liability that coexist along with section number 82। मतलब सेक्शन नंबर 82 तो है ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मोड्स हैं जो कि हमारे एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, जिसको कि अपने को ध्यान में देना है। अलग अलग सेक्शंस के द्वारा वो कवर किए गए हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या क्या सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले 82 की बात होगी। 82 में हमने देखा तीन वैरायटी है, कैंसिलेशन, रिलीज और पेमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 82 के ए क्लॉज की, जो कि बात करता है कैंसिलेशन के ऊपर। कैंसिलेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि जहां पे बहुत सारे पार्टीज हैं, जब एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत सारे इन्वॉल्व पार्टीज हैं और उसमें से हम खुद इंटेंशनली कुछ पार्टीज के नाम को वहां पे कैंसिल कर देते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से कुछ पार्टीज के नाम को डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं इंटेंशनली, जानबूझ के कि हाँ जी हटाओ, इनको डिस्चार्ज कर देते हैं लायबिलिटी से। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है जब होल्डर ऐसा करता है तो माना जाता है कि वो पार्टीज जो है वो डिस्चार्ज हो गए बाय वे ऑफ कैंसिलेशन। मतलब वो लायबिलिटी जो थी उनकी इंस्ट्रूमेंट की वो डिस्चार्ज हो गई थ्रू कैंसिलेशन। तो कौन कर सकता है ऐसा कर सकता है होल्डर हमारा। When the holder of negotiable instrument or his agent cancel the name of the party on the instrument with an intention to discharge him, किसी पार्टी का नाम हटाया गया है और इस इंटेंशन के साथ ताकि वो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाए, तो सच पार्टीज and all other subsequent parties who have right to recourse against the party whose name is cancelled are discharged from the liability to the holder। तो सिंपल सी बात आती है, इंटेंशनली जब होल्डर किसी भी व्यक्ति को डिस्चार्ज करना चाहता है तो डिस्चार्ज कर सकता है और उसको माना जाता है डिस्चार्ज बाय कैंसिलेशन। अगला टर्म आता है यहाँ पे क्लॉज बी के अंदर, जो की बात करेगा रिलीज। अब रिलीज क्या है? रिलीज भी अपने आप में कैंसिलेशन ही है। मतलब अगर हम मोटे तौर पे देखें तो रिलीज का मतलब भी कैंसिलेशन ही है, पर रिलीज को लिखा जाता है इस तरीके से कि हमने किसी को वेव ऑफ कर दिया। मतलब कि होल्डर जो है इंस्ट्रूमेंट का वो किसी पार्टी को रिलीज कर रहा है किसी भी ऐसे मोड से जो कि कैंसिलेशन के अलावा है। मतलब कि कैंसिलेशन जो मोड है वो भी एक तरीके का रिलीज है, लेकिन वो क्लॉज ए में कवर हो गया। तो क्लॉज बी में क्या कवर किया जा रहा है? क्लॉज बी में कहा जा रहा है कि यहां पे भी हम रिलीज ही कर रहे हैं, बट एनी मोड अदर देन कैंसिलेशन, कैंसिलेशन को छोड़ के किसी और अदर मोड से किया जा रहा है रिलीज ही किसी भी पार्टी को ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय एनी मोड, किसी और जरिए से अदर देन कैंसिलेशन। तो क्या क्या मोड हो सकते हैं? तो कुछ एग्जांपल है मोड में, लाइक आप वेवर कर सकते हो, आप किसी को रिलीज कर सकते हो, आप अकॉर्ड कर सकते हो, आप सेटिस्फेक्शन कर सकते हो। तो ये सारे कुछ एग्जांपल है, इसके थ्रू रिलीज किया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रिलीज एक वाइड टर्म है, रिलीज के अंदर कैंसिलेशन भी आता है और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आती है। तो हम कह रहे हैं कि कैंसिलेशन जो है वो क्लॉज ए में कवर हो गई और क्लॉज बी में कैंसिलेशन के अलावा जितने भी और अदर मोड्स बचते हैं वो सारे क्लॉज बी में रिलीज के अंदर कवर कर दिए जाते हैं। द पार्टी सो रिलीज्ड एंड ऑल पार्टी सब्सिक्वेंट टू हिम हु हैव गिवन राइट of action against the parties who release are discharged from the liability। obviously बात है, thus the effect of release is same as the cancelling the party name। तो जैसा हमने ए में देखा, जैसा हमने बी में देखा, कह रहा दोनों का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं सेम टू सेम है। तीसरा आता है बहुत ही सिंपल और बहुत ही जेन्युइन, जिसे हम कहते हैं पेमेंट। ऑब्वियसली बात है कि जो हमारी लायबिलिटी है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जो हमारी लायबिलिटी स्टैंडिंग है, अगर हम उस लायबिलिटी की पेमेंट कर देते हैं तो वो इटसेल्फ माना जाएगा कि वो हम एक तरीके से डिस्चार्ज हो गए, हमारी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गए। तो पेमेंट तो एक ऑटोमेटिक जरिया होता है और बहुत ही नॉर्मल एक जरिया है डिस्चार्ज होने का। तो व्हेन पेमेंट ऑन एन इंस्ट्रूमेंट इज मेड इन ड्यू कोर्स बोथ द इंस्ट्रूमेंट एंड पार्टीज टू इट आर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 82
सब सेक्शन सी। ठीक है जी, सिंपल सी बात कह रहा है कि एक बार अगर इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट हो गई तो ऑब्वियस सी बात है पार्टीज भी वहां पे डिस्चार्ज हो गई और ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट भी डिस्चार्ज हो गया। द पेमेंट ऑन इंस्ट्रूमेंट मे बी मेड बाय एनी पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट, इट मे इवन मेड बाय द स्ट्रेंजर प्रोवाइडेड इट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टी लायबल टू पे। अब जरा समझो इस चीज को, क्या है कि दो पार्टीज है यहां पे, ए को पेमेंट करनी थी बी को, ठीक है ना। अब ए के बदले अगर कोई और सी व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मैं ए के बिहाफ पे बी को पेमेंट कर देता हूं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बंदा पेबल के लिए लायबल है, पेमेंट के लिए जो बंदा लायबल है, उसके बिहाफ पे अगर कोई स्ट्रेंजर भी आके पे कर दे और लायबिलिटी को खत्म कर दे, पेमेंट को पूरा कर दे, तो भी माना जाएगा कि ये जो है ये डिस्चार्ज हो गया और कहीं ना कहीं पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी क्या हो गया, हमारा डिस्चार्ज माना जाएगा। तो ये सिंपल सी बात आपको समझनी है कि पेमेंट जो है वो एक्चुअल पेबल पर्सन भी कर सकता है और अदर देन दैट कोई स्ट्रेंजर भी पेमेंट कर सकता है, लेकिन पेमेंट उसके अकाउंट में होना चाहिए, कोई डिफरेंट पेमेंट नहीं होनी चाहिए। ये तो तीनों बातें थी सेक्शन नंबर 82 के अकॉर्डिंग। अब इसके अलावा और कुछ जरिए हैं जिसके थ्रू डिस्चार्ज किया जा सकता है लायबिलिटी से, तो उसमें से एक जरिया आता है जो कि डिस्कस होगा आपका सेक्शन नंबर 83 में। अभी पिछली 2-3 वीडियो के अंदर भी आपने इस चीज की चर्चा की थी, जहां पे हमने देखा था कि जो होल्डर होता है वो ड्रॉई को बिल एक्सेप्ट करने के लिए 48 आवर्स से ज्यादा टाइम भी दे सकता है। जनरली कहा गया है कि जो होल्डर है वो ड्रॉई को बिल एक्सेप्ट करने के लिए 48 आवर्स तो नॉर्मली दे सकता है, और अगर वो उससे ज्यादा टाइम देगा तो वो होल्डर अपनी रिस्क पे देगा। ये सिंपल सी बात समझ में आती है यहाँ पे कि होल्डर नॉर्मली जो आपका एक्ट कहता है वो ये कहता है कि 48 आवर्स अलाउ कर सकता है ये सोचने के लिए कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे या क्या करे, बट अगर वो उससे ज्यादा टाइम अलाउ करता है ये डिसाइड करने के लिए कि एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, तो उस केस में जितनी भी प्रीवियस पार्टीज होंगी जिन जिनका कंसेंट नहीं होगा उस टाइम के लिए, अगेन देखते हैं जैसे कि होल्डर है और उसके साथ कुछ और एक होल्डर है हमारा और इसके साथ कुछ 4 प्रीवियस पार्टीज हैं, इन होल्डर अलाउ करता है सपोज करिए 7 डेज का टाइम एक्सेप्ट करने के लिए, तो उस केस में इस 4 में से सिर्फ 2 ही पार्टी है जो होल्डर का साथ देती है। होल्डर को कहती है 2 पार्टीज कि चलिए जी हम आपके इस चीज से एग्री करते हैं कि आप 7 दिन प्रोवाइड कर रहे हो, मुझसे एग्री करते हैं, लेकिन 2 पार्टी इसके अंदर ऐसी भी है जो कि डिसएग्री करती हैं, जिनका कंसेंट नहीं मिलता। तो ऐसी पार्टीज जो कि एग्री नहीं करती 48 घंटे से ज्यादा टाइम देने के लिए, तो ये सारी नॉन कंसेंटिंग पार्टीज जो होंगी ये मानी जाएंगी कि डिस्चार्ज हो गई लायबिलिटी से, ये मानी जाएंगी कि डिस्चार्ज हो गई लायबिलिटी से। तो ये सिंपल सा टर्म है जो कि सेक्शन नंबर 83 आपको बताता है 48 आवर्स की कहानी। इसकी चर्चा पीछे भी हो गई है तो इसलिए ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगला टर्म आता है आपका सेक्शन नंबर 86। सेक्शन नंबर 86 क्या बात करता है, ये कहता है बाय द होल्डर एग्रीइंग टू क्वालिफाइड और लिमिटेड एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या हुआ कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया एक्सेप्ट करने के लिए और जिसको वो एक्सेप्ट करना था सपोज कीजिए बी, वो बी उसको एक्सेप्ट तो कर रहा है लेकिन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे रहा है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जिस प्रकार से आपको एक्सेप्टेंस दी गई थी उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर देना। चेंजेस का मतलब कि पेमेंट अमाउंट कहा गया था जी 10,000 रुपए, लेकिन आप कह रहे हो 10 नहीं मैं एक्सेप्ट करता हूं 8,000 रुपए, तो इसको कहा जाता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। कहा गया था कि पेमेंट होनी है 30 दिन के अंदर, आपने कहा नहीं जी हम एक्सेप्ट करते हैं, हम पेमेंट करेंगे 45 दिन के अंदर, तो ये क्या है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो इस टाइप की अगर क्वालिफाइड या लिमिटेड एक्सेप्टेंस होती है तो माना जाता है कि जो हमारा ओरिजिनल एक्सेप्टेंस भेजा गया था या जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट था वो कहीं ना कहीं वहां पे क्लोज हो गया, डिस्चार्ज हो गया। क्या कह रहा है, इफ द होल्डर ऑफ बिल एग्रीज टू अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अच्छा, अब ये किसी ने अगर भेजा और जो हमारा होल्डर है अगर वो एक्सेप्ट भी कर लेता है, चलो जी मैंने आपको एक्सेप्ट करने के लिए दिया था, आपने 10 के बदले 8 एक्सेप्ट किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, होल्डर कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो होल्डर एग्री कर सकता है, लेकिन होल्डर के अलावा जो भी यहाँ पे प्रायर पार्टीज होंगे जिनका की कंसेंट नहीं मिलेगा वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, डिस्चार्ज। जैसे कि पिछले एग्जांपल में 4 प्रायर पार्टीज थे, तो अगर ये चारों प्रायर पार्टीज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को, इस क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को, तो ये सारे के सारे क्या माने जाएंगे, डिस्चार्ज माने जाएंगे। तो इफ द होल्डर ऑफ अ बिल एग्रीज टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑल प्रायर पार्टीज हुज कंसेंट इज नॉट ऑब्टेन्ड। तो होल्डर तो एग्री कर गया लेकिन इसके अलावा जो भी प्रायर पार्टीज है जिसका की कंसेंट नहीं मिला है, टू सच एन एक्सेप्टेंस आर डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल इज डीम्ड टू बी क्वालिफाइड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द एक्सेप्टेंस इज कंडीशनल, अगर एक्सेप्टेंस के अंदर आपने कोई भी कंडीशन मार्क कर दी तो वो माना जाता है कि उसके अंदर आपने क्वालिफिकेशन डाल दी है। डिक्लेयरिंग द पेमेंट टू बी
डिपेंडेंट ऑन दी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया कि जी ये घटना घटेगी, सपोज मैं पास हो गया तो मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा, तो इस टाइप की चीज अगर आपने लिख दी है तो वो भी आपकी क्या होगी कि इवेंट बेस्ड हो गई, तो ये एक कंडीशन है। और वेयर इन अल्टर्स दी पेमेंट ऑफ द सम ऑर्डर, मतलब 10,000 कहा था आपने, उसके अंदर चेंजेस करके उसको 8,000 बना दिया। और व्हेन द एक्सेप्टर एक्सेप्ट टू पे एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, आपने कुछ प्लेस मार्क कर दिया, आपको कहा गया था कि आपको दिल्ली के अंदर पे कर रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मुंबई के अंदर पे करेंगे, उसके अलावा और कहीं भी पेमेंट नहीं करेंगे। तो इस टाइप की कोई भी छेड़खानी करना, कोई भी कंडीशन मार्क करना कहलाता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, जिससे कि होल्डर तो चाहे तो एग्री कर सकता है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी प्रायर पार्टीज होंगी अगर उनका कंसेंट नहीं मिलता है तो माना जाएगा कि वो डिस्चार्ज हो गई है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन नंबर 84, जो कि बात करेगा बाय द ड्रॉर नॉट ड्यूली प्रेजेंटिंग अ चेक फॉर पेमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको जरा समझना है आपको कुछ इस तरीके से, एक एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। सपोज कीजिए एक ए है, ये इसका बैंक है, लेट्स से एचडीसी बैंक। एचडीसी थोड़ा कॉमन टर्म आ जाएगा, एचडीएफ बैंक, ठीक है, ओके जी। और इस ए ने एक चेक दिया बी को, इस ए ने एक चेक दिया बी को, सपोज कीजिए यहां पे 4 लाख रुपए का। अब 4 लाख रुपए का एक जो चेक दिया गया है बी को, बी ने इसको एचडीएफ बैंक के अंदर प्रेजेंट नहीं किया, जो भी रीजनेबल टाइम था उसके अंदर। आपको पता है जनरली जो चेक के टाइम पे, चेक के लिए प्रेजेंट करने का जो टाइम होता है वो फिलहाल होता है 3 मंथ्स का। मतलब कि एक चेक अगर मैंने आपको दिया है काट के, तो जिस डेट पे वो आपका मार्क किया गया है चेक, उससे 3 महीने के अंदर अंदर ही आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। अगर 3 महीने के बाद करते हो तो हमारा वो चेक जो होगा वो इनवैलिड करार दे दिया जाता है, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, आपने अपने बैंक के अंदर प्रॉपर फंड मेंटेन करके रखा था। आपको पता था कि आपने 4 लाख का चेक काट रखा है और अगले 3 महीने के अंदर कभी भी ये बंदा जो है वो बैंक में चेक को प्रेजेंट कर देगा और बैंक में पैसे होने चाहिए। तो आपने 4 लाख रुपए बैंक के अंदर मेंटेन करके रखे हुए थे। अब किसी भी डिफॉल्ट की वजह से बी जो है वो रीजनेबल टाइम के अंदर इस चेक को प्रेजेंट नहीं कर पाया बैंक के अंदर। अब जब चेक को प्रेजेंट नहीं कर पाया तो उसके बाद रीजनेबल टाइम एक्सपायर होने के बाद, अब ए ने तो उतने पैसे बैंक में रखे थे लेकिन ये प्रेजेंट नहीं कर पाया, और हुआ क्या कि ये बैंक के अंदर फेलियर हो गया। फेलियर को आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि बैंक सपोज हमारा इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक सपोज हमारा इंसॉल्वेंट हो गया। ऐसा होता है कई सारे बैंकों में, आपने देखा है रीजनली। तो ये जो बैंक है हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया। अब इस केस में ए क्या कहेगा, ए बोलेगा कि भाई साहब मैंने तो 4 लाख रुपए रखे थे, तुम्हें 3 महीने का टाइम दिया, चेक दिया, तुमने निकाला नहीं, तो अब तुम मुझसे मत मांगो 4 लाख रुपए। अगर मेरे 4 लाख रुपए यहां थे जो कि बैंक में लेट से डूब गए, तो वो 4 लाख रुपए मेरे नहीं है, वो एक तरीके से तुम्हारे डूबे हैं जिसके लिए मैंने तुम्हें चेक दे रखा था। तो तुम मुझसे रिकवर करने के लिए यहां पे लायबल नहीं हो और मैं अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया हूं। दूसरा पॉइंट आता है कि सपोज करो बैंक इंसॉल्वेंट हुई और बैंक में 4 लाख जो पड़े थे उसके बदले बैंक आपको 1 लाख रुपए रिटर्न दे रही है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि आपको मिलता है 25 पैसा इन रुपी, 10 पैसा इन रुपी। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि 25 पैसा इन रुपी आपको रिसीव हो गया, मतलब आपको 1 लाख रुपए रिसीव हो गया। कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हो कि आपका यहां पे 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जो आपका लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, 3 लाख रुपए का लॉस हुआ है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप बी को बोलोगे कि तुम्हारी वजह से मेरा 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तो इसलिए जो मेरी लायबिलिटी थी 4 लाख रुपए की, उसके अंदर से जितना मेरा नुकसान है वो रिड्यूस हो जाएगा और मेरी लायबिलिटी जो है वो अब रह जाएगी ओनली 1 लाख रुपीस की। ठीक है जी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो सेक्शन नंबर 84 आपको बताता है, जिसको मैंने आपको पिक्चराइज करके बता दिया। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ अ होल्डर डज नॉट प्रेजेंट अ चेक विद इन अ रीजनेबल टाइम, होल्डर मतलब बी, इसने रीजनेबल टाइम के अंदर चेक को प्रेजेंट नहीं किया। रीजनेबल टाइम का मतलब 3 महीना आफ्टर इट्स इश्यू, एंड द बैंक फेल कॉजिंग डैमेज टू द ड्रॉर, और बैंक में किसी भी प्रकार का फेलियर आ गया, फॉर एग्जांपल इंसॉल्वेंट, जिससे कि जो ड्रॉर है हमारा उसको नुकसान हुआ 3 लाख रुपए का। द ड्रॉर इज डिस्चार्ज अगेंस्ट द होल्डर, जो ड्रॉर है वो होल्डर के अगेंस्ट डिस्चार्ज हो गया टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल डैमेज, मतलब कि 3 लाख रुपए सफर्ड बाय हिम। मतलब कि जो 4 लाख रुपए देने थे उसमें अंदर से माना जाएगा कि जो 3 लाख रुपए का इसका नुकसान हुआ, उस नुकसान से ये डिस्चार्ज कर गया अपनी लायबिलिटी को, इसकी लायबिलिटी उतने से रिड्यूस हो जाएगी। अगर इसके पूरे 4 लाख रुपए नुकसान हो जाते तो पूरी की पूरी लायबिलिटी जो है वो सेटल डाउन हो जाती। एग्जांपल देख लेते हैं। ए ड्रॉज अ चेक फॉर ₹1000 एंड व्हेन द चेक आउट टू बी प्रेजेंटेड ही हैज फंड्स एट द बैंक टू मेंटेन, मतलब बैंक में उसके पूरे पैसे मौजूद थे। ये एक मेंटेन करना जरूरी है कि जिस पीरियड के लिए दिया गया था, जिस पीरियड में आप ये डिस्चार्ज क्लेम करना चाहते हो, उस पूरे पीरियड मतलब पूरे 3 महीने के दौरान आपके बैंक के अंदर सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, 4 लाख से कम नहीं होना चाहिए किसी भी पीरियड के दौरान। आगे, द बैंक फेल्स बिफोर द चेक इज प्रेजेंटेड, द ड्रॉर इज डिस्चार्ज्ड
अगर बैंक फेल हो गई चेक प्रेजेंट होने से पहले पहले तो ड्रॉर माना जाएगा कि डिस्चार्ज, बट द होल्डर कैन प्रूव अगेंस्ट द बैंक फॉर द अमाउंट ऑफ द चेक। मतलब कि जो होल्डर है वो एक तरीके से लाइन में लगा रहेगा कि अगर बैंक से कभी रिकवर कर पाया तो वो रिकवर करके ये जो होल्डर है वो रिकवर कर सकता है अपने 3 लाख रुपए के नुकसान को। लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं इस सेक्शन 84 के अंदर कि ए जो है वो अपनी लायबिलिटी से यहां पर डिस्चार्ज हो जाएगा ऐसे वाले सिनेरियो के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 84। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं प्रैक्टिकली, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन नंबर 90। वो कहता है बाय द बिल कमिंग टू द एक्सेप्टर्स हैंड आफ्टर मैच्योरिटी। अब ये कुछ इस तरीके से है कि आप एक पर्सन हो जिसने बिल ड्रॉ किया किसी पर्सन के अगेंस्ट, सपोज बी, आपने उस बिल को इंडोर्स किया, किसी सी को सी ने इंडोर्स किया, डी को डी ने इंडोर्स किया, ई को, और ई ने फर्दर इंडोर्स कर दिया वापस से आप ही को। मतलब कि अब आप ही को पे करना है और आप ही को रिसीव करना है। इसको हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आपको याद हो अपने बचपन के, तो आप कहते थे कि अब बी के पास ही बी आर है और बी के पास ही बीपी है, कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता था। तो उस केस में माना जाता था कि अब ना पेमेंट लेने की जरूरत है ना पेमेंट देने की जरूरत है, ये ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसी के ऊपर बात कर रहा है आपका सेक्शन नंबर 19, जो कहता है क्या, इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच हैज बीन नेगोशिएटेड इज आफ्टर एट और आफ्टर मैच्योरिटी हेल्ड बाय द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर बोले तो बी, इसी के पास बिल है, इन हिज ओन राइट एंड ऑल राइट्स ऑफ एक्शन देयर ऑन आर एक्सटिंग्विश्ड। तो उसके इसमें क्या माना जाएगा कि इसके जो बीआर के राइट हैं वो इसी बीपी के अगेंस्ट जो उसी के पास है, तो कहीं ना कहीं वो सारे के सारे राइट जो है वो खत्म हो जाते हैं। दिस रूल इज बेस्ड ऑन द जनरल प्रिंसिपल दैट अ प्रेजेंट राइट मतलब बीआर एंड लायबिलिटी मतलब बीई यूनाइटेड इन अ सेम पर्सन, अगर वो एक ही व्यक्ति के पास हो तो वो आपस में क्या माना जाता है कि वो कैंसिल हो गया, ना कोई राइट बची ना कोई लायबिलिटी बची। तो ये है आपका सेक्शन नंबर 19, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन नंबर 87, जो कि बात करता है डिस्चार्ज बाय मटेरियल अल्टरेशन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज करो कि जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था उसके अंदर कोई भी अल्टरेशन की गई, और वो जो अल्टरेशन है वो मटेरियल है। मटेरियल को देखेंगे कि मटेरियल क्या होता है, बट जो जो चीजें मटेरियल बताई गई इस सेक्शन के अंदर अगर उस टाइप की आप अल्टरेशन कर देते हो तो माना जाएगा कि जो भी पार्टीज है वो डिस्चार्ज हो जाती हैं, और जिसने अल्टरेशन किया वो वहां पे लायबल माना जाएगा। तो ये बात कर रहा है बेसिकली सेक्शन नंबर 87। क्या कहता है, एनी मटेरियल अल्टरेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रेंडर्स द सेम वॉइड। अगर कोई भी मटेरियल अल्टरेशन किया गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो एक तरीके से वॉइड करार दे दिया जाएगा, अनलेस कि कॉमन इंटेंशन के थ्रू किया गया हो। मतलब कि 3 पार्टीज हैं ए बी सी, अगर ये तीनों चाहती है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई चेंजेस किए जाए, कोई अल्टरेशन किए जाए, सपोज जो प्लेस है उसके अंदर कोई चेंज किया जाए, जो टाइम है उसके अंदर कोई चेंज किया जाए, तो इस टाइप की चेंजेस अगर इन तीनों की सहमति से हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मटेरियल अल्टरेशन तो है लेकिन उस केस में डिस्चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर बिना सहमति से हो रही है, बिना कॉमन इंटेंशन के हो रही है, किसी एक के द्वारा हो रही है, सपोज इसने छेड़खानी कर दी, तो ये दोनों क्या माने जाएंगे, यहां पे डिस्चार्ज माने जाएंगे। Okay, any material alteration of negotiable instrument render the same void as against anyone who is party thereto at the time of making such alteration and does not consent thereto। उसका consent अगर नहीं है तो ही void माना जाएगा, unless it was made in order to carry out the common intention of the original parties। अगर जो भी original parties उनकी common intention के थ्रू किया गया तो उस केस में void आपका करार नहीं होता। दिस इज फर्स्ट पैरा ऑफ सेक्शन 87। नेक्स्ट आता है सेकंड पैरा, इसमें लिखा हुआ है क्या, इफ A material alteration is made by endorsee, the endorser will be discharged। अगर endorsee ने कोई अल्टरेशन कर दी तो endorser जो है वो हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। जिसने endorse किया था, जिस पर्सन को endorse किया गया था, अगर उसने उसके अंदर कोई छेड़खानी कर दी है किसी भी चीज के अंदर, तो जो हमारा endorser था वो डिस्चार्ज माना जाएगा फ्रॉम हिज लायबिलिटी इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसिडरेशन देयरऑफ। इफ द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेक द मटेरियल अल्टरेशन of the instrument, he loses the right of action against those party who would otherwise have been liable towards him। मतलब कि जो होल्डर है, सपोज ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, सी जो है हमारा वो एक्चुअल में होल्डर है। अब जो ये होल्डर है इसके पास बहुत सारे राइट्स हैं, अगर इसके अंदर कुछ भी डिफॉल्ट होता है तो काफी सारे राइट्स इसके पास होते हैं। लेकिन अगर ये होल्डर उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी मटेरियल अल्टरेशन कर देता है तो उस अल्टरेशन के बाद जो भी इसके राइट्स थे अगेंस्ट बी या अगेंस्ट ए, वो सारे के सारे राइट्स जो है वो खो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं आफ्टर दिस मटेरियल अल्टरेशन। तो इसलिए अल्टरेशन कभी भी बिना किसी के मतलब बिना सभी पार्टीज की सहमति के अगर आप करते हो तो वो एक तरीके से वॉइड होगा और आपके सारे जो राइट्स होते हैं वो वहां पे नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 87 आर सब्जेक्ट टू those of section 20, 49, 86 and 125. It is generally an accepted rule of law that material alteration of an instrument by a party to it
विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी रेंडर्स इट वॉइड। तो सिंपल सी एक बात आपको यहाँ पे क्रक्स के तौर पे समझ में आती है कि किसी भी प्रकार की मटेरियल अल्टरेशन अगर आप करते हो इंस्ट्रूमेंट के अंदर बिना कंसेंट लिए, बाकी जितनी भी पार्टीज अगर सबकी कंसेंट है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बिना कंसेंट लिए आप कोई अल्टरेशन करते हो तो उस केस में वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो एक तरीके से वॉइड हो जाएगा और जो भी आपके राइट्स वगैरह थे वो सारे के सारे वहां पे खत्म हो जाएंगे। चलिए जी, इतनी बात हमें समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर मटेरियल अल्टरेशन की थोड़ी गहराई में जाएंगे कि बेसिकली इसका क्या मतलब है और इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं, और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो इसके अंदर देखना है। फिर साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे अल्टरेशन होते हैं जो कि मटेरियल नहीं माने जाते हैं, और कुछ ऐसे अल्टरेशन हैं जो कि आपके लॉ में अलाउ भी किए गए हैं, उसको भी समझेंगे, तब जाके हमारा ये पूरा का पूरा एरिया रैप अप हो जाएगा। चलिए, कह रहा है बाय मटेरियल अल्टरेशन द आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। पहला, एक जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट था, ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट जो कि अल्टरेशन से पहले था और एक बार अल्टरेशन हो गई तो दूसरा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट बना उसको बोलते हैं हम अल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो दो इंस्ट्रूमेंट है, एक ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है और दूसरा हमारा अल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या कहा जा रहा है, बाय मटेरियल अल्टरेशन ऑफ आइडेंटिटी, बाय मटेरियल अल्टरेशन द आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्ट्रॉयड। मतलब कि एक बार आपने अल्टरेशन कर दी तो जो भी पुराना, मतलब जो हमारा ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट था उसकी जो भी आइडेंटिटी थी वो बिल्कुल की बिल्कुल खत्म हो जाती है। एंड दोज पार्टीज हु आर एग्रीड टू बी लायबल ऑन ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट can't be made liable on the new contract contained in the altered instrument। मतलब कि सपोज मिस्टर ए जो है वो लायबल था ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट के अंदर पेमेंट करने के लिए 10,000 रुपए, लेकिन आपने कुछ भी मटेरियल अल्टरेशन कर दी और उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट बना जिसका नाम है अल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें मिस्टर ए जो है वो लायबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ सच मटेरियल अल्टरेशन। It makes no difference whether the alteration is made by parties who is in the possession of the same or by the stranger while the instrument was in the custody of the party, because the party in custody of instrument is bound to preserve it in its integrity। अब यहाँ पे सिंपल सी बात क्या निकल के आती है कि सपोज करो यहाँ पे जो पार्टी है जिसने कि इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके रखा हुआ है, जो हमारा होल्डर है, सपोज करो उस होल्डर ने उस इंस्ट्रूमेंट को कहीं सेफली रखा हुआ था और उस सेफली रखने के बाद भी उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई हमारा स्ट्रेंजर आके कुछ चेंजेस कर देता है, कुछ मॉडिफिकेशन कर देता है, कुछ अल्टरेशन कर देता है, तो उस केस में भी यही रिस्पॉन्सिबल करार होगा। जो होल्डर ए है वही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि जिसकी भी कस्टडी में इंस्ट्रूमेंट है वो बाउंड है कि वो प्रिजर्व करके रखेगा, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखेगा, और अगर उसके अंदर कोई छेड़खानी करता है तो वो एक नॉर्मल मटेरियल अल्टरेशन ही माना जाएगा, जो कि ए के द्वारा किया गया या स्ट्रेंजर के द्वारा किया गया, उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, मान लिया जाएगा कि वो ए ने ही किया है। ठीक है जी। द रूल इज डिपेंडेड ऑन द ग्राउंड दैट नो मैन शैल बी परमिटेड टू टेक द चांस ऑफ कमिटिंग अ फ्रॉड विदाउट रनिंग एनी रिस्क ऑफ लॉस बाय द इवेंट व्हेन इट इज डिटेक्टेड। तो सिंपल सी यहां पे बात निकल के आती है, कुछ खास नहीं। आगे देखते हैं, द पार्टी हु कंसेंट टू द अल्टरेशन एज वेल एज द पार्टी हु मेक्स द अल्टरेशन इज डिसेंटाइटल्ड टू कंप्लेन अगेंस्ट सच अल्टरेशन। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है कि सपोज तीन पार्टी है, ए बी सी, ठीक है। ए से पूछा गया, ए ने कहा हाँ जी अल्टरेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी कह रहा है हाँ ठीक है अल्टरेशन कर देते हैं, तो ये दोनों एग्री कर गए और इसमें से बी ने जो है वो इसके अंदर कुछ भी अल्टरेशन कर दी, इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी अल्टरेशन कर दी, और कल को ये आके खुद ही कह रहे हैं हाई अल्टरेशन हो गई और इसके लिए वो कंप्लेन कर रहे हैं कि अल्टरेशन कैसे हो गई, किसने कर दी वगैरह वगैरह, तो वो नहीं चलेगा। मतलब कि जिस व्यक्ति का कंसेंट था अल्टरेशन के लिए और दूसरा जिस व्यक्ति ने वो उस अल्टरेशन को अंजाम दिया है, ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये कंप्लेन नहीं कर सकते उस अल्टरेशन के अगेंस्ट। मतलब इस अल्टरेशन के अगेंस्ट जो कंप्लेन कर पाएगा वो सिर्फ और सिर्फ सी कर पाएगा जिसने ना ही कंसेंट दी और ना ही अल्टरेशन को खुद से किया है। तो ये एक नॉर्मल सी बात यहां पे समझ में आती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा था पार्टी हु कंसेंट द अल्टरेशन, जिसने कंसेंट दी, as well as the party who makes the alteration is disentitled to complain against such alteration। Example, the drawer of a check himself alter the date of the check। जो ड्रॉर है उसने खुद ही चेक के अंदर अल्टरेशन कर दी। For validating or revalidating the same instrument, he cannot take advantage of it by saying that the check becomes void। ऐसा नहीं है कि पहले वो उसके अंदर छिड़खानी कर दे खुद ही और फिर बाद में कहे जी चेक तो void हो गया, कोई दिक्कत ही, पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, मटेरियल अल्टरेशन यहाँ पे हो गया। तो ऐसा नहीं होगा। जो खुद कर रहा है वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकता, उसका बेनिफिट सिर्फ वही लोग ले पाएंगे जिनका की कंसेंट नहीं था उस अल्टरेशन के अंदर। जिसका भी कंसेंट था या जिसने किया उसको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट इज ऑलवेज ओपन टू अ ड्रॉर टू वॉलंटरली रीवैलिडेट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग अ चेक। ठीक है जी। आगे इसके ऊपर एक केस स्टडी भी है, उस केस स्टडी से उठाया हुआ ये कंटेंट है। नाउ नेक्स्ट कहता है अल्टरेशन मस्ट बी मटेरियल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई अल्टरेशन अगर हुआ है जो कि मटेरियल ही नहीं है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से अल्टरेशन जो है वो मटेरियल माने जाते हैं।
तो कह रहा है एन अल्टरेशन इज मटेरियल विच इज एनी वे अल्टर्स द ऑपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स देयर टू। मतलब दो चीजें आई कि ऑपरेशन में अल्टरेशन होगा और लाइबिलिटीज, जो पार्टी की लाइबिलिटीज है उसके अंदर कोई ना कोई फर्क पड़ेगा, कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो उस केस में वो जो अल्टरेशन है वो हमारा मटेरियल माना जाएगा। अब इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ए और बी के अंदर। क्या कह रहा है, एनी अल्टरेशन इज मटेरियल which alters the business effect of the instrument if used for any business purpose। अगर हम कहते हैं कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा बिजनेस पर्पस के लिए था, तो उस इंस्ट्रूमेंट का जो बिजनेस इफेक्ट था उसको ही अल्टर कर दिया गया, उसके अंदर कुछ चेंजेस ले आए गए, तो वो माना जाएगा मटेरियल है। दूसरा विच कॉजेज इज टू स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज इन लीगल इफेक्ट, मतलब कि उसके अंदर कोई ऐसी चेंजेस कर दिया आपने जिससे कि उसकी लैंग्वेज ही चेंज हो गई। लैंग्वेज चेंज होने का मतलब क्या है कि सपोज करो कोई ड्यू होने वाला था 30 दिन के बाद, अब वो ड्यू होगा सपोज 45 डेज के अंदर। तो कहना का मतलब क्या हुआ कि जो उसकी लीगल लैंग्वेज थी वही चेंज हो गई। 30 दिन के बाद आप इसको क्लेम कर सकते थे, अब 45 डेज के बाद कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर चेंजेस आ गया, लीगल इफेक्ट की जो लैंग्वेज थी उसके अंदर बदलाव आ गया। फॉर्म दैट which it originally spoke or which changes the legal identity or character of the instrument। तो कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी के अंदर छेड़खान करना। सिंपल लैंग्वेज में आप अभी देखोगे कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो चेंजेस के अंदर कुछ सिंपली जो अल्टरेशंस आते हैं, जैसे कि आपने डेट के अंदर चेंजेस कर दिए, आपने जो उसका अमाउंट था उसके अंदर चेंजेस कर दिया, जो पेमेंट का टाइम था उसके अंदर चेंजेस कर दिया, या फिर जो पेमेंट करने का प्लेस था उसके अंदर चेंजेस कर दिया। तो इस टाइप की जो चेंजेस होती हैं वो मानी जाती हैं आपकी मटीरियल अल्टरेशंस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। By material alteration, the liability of the parties is avoided whether the change be prejudicial or beneficial to the parties. The material alteration is one which varies the right, liabilities or legal position of the parties as ascertained by the original instrument। मतलब जो original instrument के अंदर parties की जो भी rights थी, liabilities थी या legal position था, उसके अंदर changes हो गया, उसके अंदर बदलाव आ गए, तो वो हमारा material alteration कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसको कि मटेरियल कहा जाता है इन अल्टरेशंस को, जैसे कि अल्टरेशन कर देना डेट के अंदर, सम पेबल मतलब अमाउंट के अंदर, टाइम ऑफ पेमेंट के अंदर, प्लेस ऑफ पेमेंट के अंदर, और एडिशन ऑफ प्लेस ऑफ पेमेंट। मतलब प्लेस ऑफ पेमेंट के अंदर एडिशन कर देना, पहले 2 प्लेस ऑफ पेमेंट थी उसको बढ़ा के आपने 4 प्लेस ऑफ पेमेंट कर दी, तो वो भी हमारा मटेरियल माना जाएगा। नाउ इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यहां बनाए गए हैं, इसको रफली स्पीडली पढ़ लेते हैं। आपको थोड़े बहुत एग्जांपल ध्यान में होने चाहिए, ओवरऑल आपको कंटेंट पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है अल्टरेशन ऑफ डेट। डेट के अंदर आपने चेंज कर दिया, एग्जांपल टाइम ऑफ पेमेंट एक्सेलरेटेड और पोस्टपोन्ड, और वेदर डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंसर्टेड सब्सिक्वेंट टू द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इस टाइप से आपने रेट के अंदर कोई भी बदलाव किया है तो वो आपका मटेरियल माना जाएगा। अल्टरेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने डिसाइडेड था उसके अंदर आपने चेंजेस कर दिया, पहले 10% था आपने 8% कर दिया, वो भी आपका मटेरियल माना जाएगा। सम पेबल के अंदर आपने चेंजेस कर दिए, 5000 था उसको आपने चेंज करके 500 बना दिया, तो ये भी आपका मटेरियल अल्टरेशन है। टाइम ऑफ पेमेंट जैसे कि 3 महीने के लिए था, आपने उसको 1 महीने के लिए बना दिया, तो उस केस में भी वो आपका मटेरियल अल्टरेशन माना जाएगा। अल्टरेशन ऑफ द प्लेस ऑफ पेमेंट, जैसे कि चेंज ऑफ बैंक एट विच द बिल इज पेबल, इस टाइप की अगर आपने कुछ चेंजेस कर दी है। लाइकवाइज अल्टरेशन बाय एडिशन ऑफ प्लेस, जैसे कि वेयर अ प्लेस ऑफ पेमेंट इज नॉट गिवन बट सब्सिक्वेंट एडेड विदाउट द एक्सेप्टर्स कंसेंट। मतलब कि पहले प्लेस ऑफ पेमेंट नहीं मेंशन था, आपने फर्दर उसके अंदर एडिशन कर दी, प्लेस ऑफ पेमेंट आपने मार्क कर दिया। तो चेंज करना या फिर एडिशन करना प्लेस ऑफ पेमेंट के अंदर, वो भी आपका मटेरियल अल्टरेशन माना जाता है। उसके बाद अल्टरेशन बाय एडिशन ऑफ पार्टीज, पार्टीज के अंदर आपने अल्टरेशन कर दी फ्रॉम 1 मेकर पेई टू 2 मेकर्स और पेई, मतलब मेकर्स और पेई को आपने एडिशन कर दिया, जो पहले से थे उसके अंदर और बढ़ा दिया उसको, तो वो भी आपका मटेरियल पार्ट कहला जाएगा। अल्टरेशन बाय टीयरिंग मटेरियल पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के जो मटेरियल पार्ट थे उसको आपने मिटाया, छुपाया, फाड़ दिया, इस टाइप की चीज अगर आपने की है तो वो भी आपका मटेरियल हरकत मानी जाएगी। अफेक्सिंग, अल्टरेशन बाय इंक्रीजिंग और अफेक्सिंग स्टैम्प्स, मतलब स्टैम्प्स वगैरह उसको अफेक्स कर देना या इंक्रीज कर देना, अगर पहले से कुछ था तो उसकी स्टैम्प वैल्यू को बढ़ा देना, वो भी आपका मटेरियल अल्टरेशन कहा जाता है। उसके बाद अल्टरेशन बाय इरेज्योर ऑफ एन अकाउंट पेई क्रॉसिंग, कुछ इस टाइप की चेक के अंदर क्रॉसिंग कर देना जिससे कि वो अकाउंट पेई बन जाएगा, तो ये भी आपका मटेरियल पार्ट आता है। अगला आता है अल्टरेशन ऑफ एन ऑर्डर चेक टू अ बियरर चेक एक्सेप्ट बाय विद कंसेंट ऑफ द ड्रॉअर, मतलब ड्रॉअर से बिना पूछे हुए आपने ऑर्डर चेक को बियरर चेक अगर बना दिया तो वो अल्टरेशन भी आपका मटेरियल कहलाता है। उसके बाद बात आती है कि कुछ ऐसी अल्टरेशन जहां पे पार्टीज की लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टीज की लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी अल्टरेशन कौन सी होती है, मतलब कह लो कि वैलिड अल्टरेशन है। तो कहा जा रहा है इफ द अल्टरेशन इज अनइंटेंशनल, मतलब आपने जानबूझ के उसके अंदर कोई टूट फूट नहीं करी, कोई छुपा मिटाया नहीं है, बट इट इज ड्यू टू प्योर एक्सीडेंट, मतलब कि कुछ एक्सीडेंटल हरकतों की वजह से फिगर्स के अंदर चेंज हो गई या कुछ इस टाइप की
आप जैसे कह सकते हो कि लाइक इंक से लिखा हुआ था उसके ऊपर पानी गिर गया या इस टाइप की कोई चीज हो गई, तो वो एक्सीडेंटल नेचर का है, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, पार्टीज की लाइबिलिटी वहां पे अफेक्ट नहीं होती है। उसके बाद कहा जाता है अल्टरेशन मेड बाय स्ट्रेंजर विदाउट द कंसेंट ऑफ होल्डर एंड विदाउट एनी फ्रॉड और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। हमने देखा था कि अगर अल्टरेशन कोई स्ट्रेंजर भी कर देगा तो इस जो होल्डर होता है वो लायबल हो जाता है, क्योंकि वो उसकी कस्टडी में है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना। लेकिन कहा गया क्या कि होल्डर की ना कंसेंट थी उसके अंदर, और होल्डर का ना कोई फ्रॉड था, और होल्डर ने कोई नेग्लिजेंस भी नहीं करी, मतलब अपने हिसाब से पूरी प्रॉपर कस्टडी के अंदर रखा था, लेकिन तब भी जो स्ट्रेंजर था वो उसके अंदर अल्टरेशन कर गया, तो बेचारा होल्डर कुछ नहीं कर पाएगा उस केस में। तो उस केस में माना जाएगा कि ये अल्टरेशन जो है ये लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता। अगला आता है एन अल्टरेशन मेड टू करेक्ट अ क्लरिकल एरर और मिस्टेक, मतलब कि आपकी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी क्लरिकल एरर थी या कोई मिस्टेक थी और उसको आपने ठीक करने के लिए अल्टरेशन करी है, तो ये अल्टरेशन भी जेन्युइन है, चलेगी। जैसे कि आपका 1823 लिखा हुआ था, द डेट एंटर्ड वाज 1832, इस टाइप की चीज अगर आपने करी है तो वो चल जाएगा। द एजेंट ऑफ ड्रॉअर हेल्ड एंटाइटल्ड टू करेक्ट मिस्टेक, इस टाइप की अगर कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, और उसके अंदर कोई भी आपकी जो कह सकते हैं लाइबिलिटीज वगैरह है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला आता है अल्टरेशन मेड टू कैरी आउट कॉमन इंटेंशन ऑफ द ओरिजिनल पार्टीज, तो ये आपने पहले देख चुके हो कि अगर पार्टीज की कॉमन इंटेंशन के साथ अगर अल्टरेशन की जा रही है तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं रह जाती है। अगर पार्टीज की कंसेंट ली के की जा रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं रह जाती है। और उसके बाद अगर हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू करने से पहले अगर कोई अल्टरेशन की जाती है तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने इशू ही नहीं किया और इशू करने से पहले अगर कोई अल्टरेशन कर रहे हैं तो वो भी हमारा नॉर्मल नेचर का कहलाता है। उसके बाद आता है अ मटेरियल अल्टरेशन डज नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ दोज पार्टीज हु बिकम लायबल आफ्टर द अल्टरेशन इज मेड। Section 88 provides that the acceptor or endorser is bound by his acceptance or endorsement not withstanding any previous alteration of the instrument। मतलब क्या हुआ कि एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट था, इसके अंदर कुछ अल्टरेशन की गई और उसके बाद बन गया अल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद अगर इसको फर्दर एंडोर्स किया जा रहा है तो उस नए इंडोर्सर इंडोर्सी को मतलब नहीं है कि ओरिजिनल क्या था, क्योंकि उस नए वाले व्यक्ति के लिए तो यही जो अल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है यही उस व्यक्ति के लिए क्या है, एक प्रकार का ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट। उसको पुरानी अल्टरेशन या पुराने ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट से कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसके बाद आती है अल्टरेशन विच इज नॉट मटेरियल, मतलब कोई ऐसा अल्टरेशन आपने किया जो कि मटेरियल ही नहीं है, जिससे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो भी चलेगा। जैसे कि when a bill payable to bearer is converted into bill payable to order or an incomplete name of a person converted into complete name of a same person, किसी का नाम लिखा हुआ था अंकित, उसके आगे नाम लिख दिया अंकित कुमार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो इस टाइप की अगर कोई चीज आप करते हो, इस टाइप की कोई अल्टरेशन करते हो तो उससे लायबिलिटी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है सेक्शन 87 का एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ कि वैसी अल्टरेशन जो कि सेक्शन 87 आपको परमिट करता है, आपको कहता है कि आप चाहो तो कर लो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सेक्शन नंबर 20 बताता है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कि इनकम्प्लीट है और उसको फिल करके कंप्लीट किया जा रहा है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कॉलम ऑफ सम लेफ्ट ब्लैंक, मतलब कि जो सम का कॉलम था वो ब्लैंक रह गया, तो उसके अंदर अगर आपने उसको फिल कर दिया, होल्डर ने अगर उसको फिल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इनकम्प्लीट को कंप्लीट अगर आपने बनाया है तो वो एक्सेप्शन का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है इफ इट इनेबल्स द होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स इन ब्लैंक और कन्वर्ट इट इनटू इंडोर्समेंट इन फुल, मतलब कि आपका ब्लैंक इंडोर्समेंट था उसको आपने फुल इंडोर्समेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 49 उसकी परमिट आपको देता है। बाय राइटिंग अबव द इंडोर्सर सिग्नेचर अ डायरेक्शन टू पे टू एनी अदर पर्सन एज इंडोर्सी, दस एडिशन ऑफ पार्टीज अलाउड हेयर, मतलब इस टाइप की अगर आप एडिशन कर रहे हो पार्टीज की तो वो यहाँ पे अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 125 बात करता है द होल्डर ऑफ एन अनक्रॉस्ड चेक मे क्रॉस इट, अगर कोई चेक ऐसा जो कि अनक्रॉस था पहले से, उसके अंदर अगर आपने क्रॉसिंग कर दी तो कोई उसके अंदर दिक्कत नहीं रह जाती है। और मे कन्वर्ट जनरल इनटू स्पेशल क्रॉसिंग और मे मेक इट नॉट नेगोशिएबल, मतलब उसके अंदर पहले से एक जनरल क्रॉसिंग हो रखी थी, आपने उसको स्पेशल क्रॉसिंग बना दिया, या फिर पहले से क्रॉसिंग हो रखी थी आपने उसको नॉट नेगोशिएबल बना दिया, तो उस टाइप की हरकतें भी आप कर सकते हो। इसकी परमिशन आपको देता है सेक्शन नंबर 125। उसके बाद आता है अपरेंट अल्टरेशन। अपरेंट अल्टरेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी अल्टरेशन की है आपने जो कि अपरेंटली नहीं दिख रही है, मतलब वो अल्टरेशन आपको पता नहीं लग रही है, तो उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी कोई अल्टरेशन होती है जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपरेंट नेचर का नहीं है तो वो आपका चल जाता है। फिर इसी में कहा गया बट इन सच केस द एक्सेप्टर इज लायबल ओनली फॉर द ओरिजिनल टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नॉट फॉर इट्स अल्टर टेनर, मतलब कि जो आपका अल्टरेशन था अगर वो अपरेंट ही नहीं था तो उस केस में अल्टरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ओरिजिनल टेनर के लिए ही जो एक्सेप्टर है वो लायबल रहेगा। सिमिलरली व्हेन अ चेक एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटमेंट इज क्रॉस्ड बट क्रॉसिंग इज नॉट अपरेंट, मतलब कि आपने चेक प्रेजेंट किया उस टाइम में उसको क्रॉसिंग कर दी लेकिन वो क्रॉसिंग जो है वो अपरेंट ही नहीं है, वो दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं लग रहा है, द बैंकर विल बी डिस्चार्ज बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स, तो पेमेंट वहां पे इजिली पेमेंट
जो बैंकर है वो कर सकता है इन ड्यू कोर्स, उसके अंदर क्रॉसिंग का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कुछ एग्जांपल आते हैं, एग्जांपल और देख लेते हैं। पहला एग्जांपल कह रहा है प्रोमिसरी नोट was made without mentioning any time for payment। एक प्रोमिसरी नोट बनाया गया जिसके अंदर कोई टाइम नहीं लिखा गया था। अब देखो प्रोमिसरी नोट अगर बनाया जाता है जिसके अंदर अगर कोई टाइम मेंशन नहीं है तो माना जाता है वो पेबल ऑन डिमांड है। ठीक है जी। द होल्डर एडेड द वर्ड्स ऑन डिमांड, होल्डर ने उसके अंदर ऑन डिमांड ऐड कर दिया ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। दिस इज नॉट अ मटेरियल अल्टरेशन, ये मटेरियल अल्टरेशन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? एज अ प्रोमिसरी नोट वेयर नो डेट ऑफ पेमेंट इज स्पेसिफाइड, अगर डेट ऑफ पेमेंट लिखा ही ना हो तो उसको वैसे ही ट्रीट किया जाता है ऑन डिमांड। तो अगर किसी ने ऑन डिमांड लिख भी दिया तो क्या फर्क पड़ गया? Hence, adding the words on demand does not alter the business effect of the instrument। इंस्ट्रूमेंट के बिजनेस इफेक्ट के अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसके कारण। अगला आता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग अल्टरेशन आर मटेरियल अल्टरेशन अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। बताना है आपको क्या ये मटेरियल है। तो कह रहा है द होल्डर ऑफ अ बिल इंसर्ट द वर्ड और ऑर्डर इन द बिल। जो होल्डर है उसने उसके अंदर इंसर्ट कर दिया और ऑर्डर, तो क्या ये मटेरियल है? बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जैसे कि इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट को अगर आप फिल कर देते हो तो वो आपका नहीं का मतलब वो आपका मटेरियल अल्टरेशन में काउंट नहीं किया था, उसकी परमिशन आपको यहाँ पे एक्ट देता है एज पर सेक्शन नंबर 20। अगला कह रहा है द होल्डर ऑफ अ बियरर चेक कन्वर्ट इट इनटू अकाउंट पेई चेक। अगर बियरर चेक को अपने अकाउंट पेई चेक के अंदर कन्वर्जन कर दी, उसके अंदर क्रॉसिंग वगैरह कर दी, तो वो भी आपको ऑथराइज है एज पर सेक्शन नंबर 49। तो आंसर आपको बन जाएगा द फॉलोइंग मटेरियल अल्टरेशन हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द एक्ट एंड डज नॉट रिक्वायर एनी ऑथेंटिकेशन। फिलिंग ब्लैंक्स ऑफ इनकोड इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 20 परमिशन देता है और कन्वर्जन ऑफ ब्लैंक इंडोर्समेंट इनटू इंडोर्समेंट इन फुल सेक्शन नंबर 49 आपको इसकी परमिशन देता है। तो ये सारी बात थी आपकी जो कि यहां पे आके कवर अप हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जिसको कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थोड़ा सा लेंदी गया है ये, बट होपफुली आपको चीजें समझ में आएंगी। कॉन्टिन्यूएशंस काफी सारे सेक्शंस थे जो कि छोटे छोटे थे और इंटर रिलेटेड थे। काफी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में से निकल के आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके बाद अगर थोड़े से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ खास नहीं रह जाएगा। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ऑब्वियसली जो इस चैप्टर के एंड में, जो मॉड्यूल के एंड में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी सारी चीजें आपको अपडेट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।